नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज हम देखने वाले हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको आने वाली आपकी जो सीटेट एग्जाम 2022 रहेगी उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा यदि आप सीटेट फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न मैथ्स पेडागोजी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की और देखते हैं आज के हमारे मैथ्स पेडागोजी के मोस्ट टाइम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया था तो कुछ ने 305 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात कक्षा 2 के छात्रों की हो रही है और उन्होंने 35 को यहाँ पर 305 के रूप में लिखा है, तो एक अध्यापक के रूप में हम इसको कैसे संबोधित करेंगे यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। दूसरा है श्याम पट पर सही उत्तर लिखकर, और थर्ड है यहाँ पर उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देकर। फोर्थ है यहाँ पर उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। तो यहाँ पर एक अध्यापक के रूप में हम इसे संबोधित करेंगे ऑप्शन फोर्थ के रूप में, जो कि है उन्हें मूर्त पदार्थ विनिमय नियम समझाकर, क्योंकि यहाँ छात्र जो है संख्या को मूर्त रूप में नहीं समझ पाए हैं, तो इसलिए वो लिखने में यहाँ पर त्रुटि कर रहे हैं। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान हैं। यहाँ पर है मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख, सी है संकेतों का प्रयोग, डी है पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम की इसमें बात की गई है, और गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत यानी कि प्राथमिक कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम होता है गणित का, उसमें कौन कौन से पहलू विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर 4 पहलू के रूप में ये दिखाए गए हैं। अब इनमें से कौन से पहलू विद्यमान रहेंगे, इसके लिए यहाँ पर विकल्प के रूप में ACD, ABC या BCD या फिर CDA। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें ABC 3 पहलू विद्यमान है, यानी कि चौथा पहलू जो है पैमाने के अनुसार आलेख खींचना विद्यमान नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। पूर्णांक, चौपट, टाइलिंग या फिर है सममिति, अनुमान लगाना, एक थर्ड विकल्प ही है हमारा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का जो विषय होता है प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम के जो भाग के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसमें रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि होगा पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है वो कक्षा 6 से 8 के मध्य में शुरू किया जाता है, यानी कि मिडिल स्तर से इसको शुरुआत होती है। यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम का यह हिस्सा नहीं होता है, तो फर्स्ट विकल्प हो जाएगा इसमें उत्तर। आगे बढ़ते हैं, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है। संख्या बोध, भिन्न प्रतिरूप, दूसरा है भिन्न स्थानीय मान आयतन, और थर्ड है संख्या बोध प्रतिरूप आयतन, फोर्थ है संख्या बोध चौपड़ या स्थानीय मान। तो मानकों के प्रयोग की बात करें तो इसमें किन अवधारणाओं को समझाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है मानकों का प्रयोग, तो वो होगा संख्या बोध भिन्न प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं और जिसमें पूछा है समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं। दूसरा है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का गणित कठिन लगता है, और थर्ड है यहाँ पर सी वाला, अध्यापक के विचार का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। तो इसमें से हमें सही कथन को देखना है, और सही कथन के रूप में इसमें क्या ए वाला सही है, बी वाला सही है, या फिर सी वाला, या फिर डी में हम देखें तो ए और बी है। विकल्प थोड़े से इसके नीचे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब इसमें हमारा जो सही उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि होगा केवल सी। तो सी यहाँ पर दे रखा है, अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना, या फिर है
विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। और थर्ड है कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन करना। फोर्थ है कक्षा में सामूहिक परिचर्चा विचार विमर्श का संचालन करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारे लिए सबसे उत्तम योजना जो रहेगी वो रहेगी विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। दूसरा, अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना। थर्ड है विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। और फोर्थ है विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। दूसरा है गणित संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित है। थर्ड है गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन सम्मिलित है। और फोर्थ है गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखें जो कथन सही नहीं है वो यहाँ पर रहेगा गणित संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित है। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? तो जो यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना या फिर इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसे दिखेगा। थर्ड है निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है विकल्प है हमारा पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना। तो जो यहाँ पर उपयुक्त नहीं है वो हमारा होगा भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर है विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। दूसरा, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्र के अनुसार क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। और थर्ड है मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। फोर्थ है यहाँ पर क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना या टाइलिंग लाभदायक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ये कथन इसमें यहाँ पर सही नहीं है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है। एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। दूसरा है एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। और थर्ड है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं। और फोर्थ विकल्प इसके लिए है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो इसमें यदि हम सही उत्तर की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती है। ये कथन इसमें हमारा सत्य होगा। आगे अगले क्वेश्चन को देखें। गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है। भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर हुआ है। थर्ड है पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ। और फोर्थ है भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम देखें इसके लिए जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। ये कथन इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़े। प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। भिन्न की प्रतिदिन अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए। थर्ड है भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और फोर्थ है महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भिन्न पढ़ाने के लिए एक वांछनीय क्रियाकलाप के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम जब विभिन्न स्थितियों में भिन्न का प्रदर्शन करेंगे, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भिन्न को दर्शाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर भिन्न को आसानी से समझ पाएंगे। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है। तो यहाँ पर है, अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि विलक्षण परीक्षा का प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए। और फोर्थ है, यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। तो देखिए यहाँ पर आकलन के विषय में जो वांछनीय नहीं है वो होगा, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें यहाँ पर वांछनीय नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। यहाँ पर मुक्त सिरे वाले प्रश्न की पहचान हमें करना है। मुक्त सिरे वाले प्रश्न का मतलब होता है जिस प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, वो हमारा मुक्त अंक वाला प्रश्न होता है। एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 घन मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 और 8 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई जो भी निकल के आएगी वो हर बार एक ही निकल कर आएगी, जो भी उसकी रहेगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का एक ही उत्तर निकल के आता है। दूसरा है, एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन 480 घन मीटर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी इसका उत्तर एक ही रहेगा। अगला प्रश्न आता है, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, संख्याएं बताइए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो 36 जो है उसके लिए कोई सी भी दो संख्या हम ले सकते हैं। जैसे हमने 9 × 4 लिया, इसके साथ में 12 × 3 भी ले सकते हैं। कोई विद्यार्थी 12 और 3 बता सकते हैं, कोई 9 और 4 बता सकते हैं, कोई विद्यार्थी यहाँ पर 36 और 1 भी बता सकते हैं। इनका गुणनफल भी 36 ही होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न की एक से ज़्यादा उत्तर निकल करके आ रहे हैं, तो ये हमारा मुक्त अंक वाला प्रश्न इसमें रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। और फोर्थ वाला जो है उसके अभी एक ही उत्तर है। चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है हमारा समाप्त हो चुका है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने लिए थे पैडागोजी के लिए वो यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इस का जो सेकेंड पार्ट होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, वो आपको सेपरेट अलग वीडियो के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।